ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। फैसलाबाद के शहर जनावाला में आज के जो वाक़यात रहे हैं उससे अक्सर पाकिस्तानियों के सर शर्म से फिर झुक गए हैं। इल्ज़ाम था कुरान की मुबैना बेहुरमती का, जिसके बाद एक मुश्तल हुजूम ने मसीही आबादी पर धावा बोल दिया। मुतअद्दिद गिरजाघरों को जलाया गया है। वहाँ पे जो क्रिश्चियन कॉलोनी है वहाँ पे सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई है। शहर में हालात दिन भर कशीदा रहे। पुलिस बेबस नज़र आई। बिलाखिर रेंजर्स को वहाँ पे तलब करना पड़ा। इलाके में जो कशीदगी है उसकी इत्तलात मंगल से शुरू हो गई थी। वहाँ के लोकल आबादी को अंदाज़ा था कि यहाँ पे कुछ पक रहा है। उन्होंने पुलिस से रुजू किया। उन्होंने अपनी मदद आप के तहत ख़ुद को वहाँ से निकाला। बुध की सुबह से फिर वही जो हर दफ़ा होता है, इल्ज़ामात जो हैं वो उनका ऐलान किया गया। मसाजिद में लाउड स्पीकर से सोशल मीडिया पे बातें चलने लगी और फिर देखते ही देखते एक हुजूम जो है उसने जलाओ घेराव शुरू कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुश्तिल मुज़ाहिरीन जो हैं उनके हाथों में डंडे थे। उन्होंने जो भी वहाँ पे तबाही की उसके मनाज़िर सोशल मीडिया पे चलते रहे हैं। हमारे टीवी चैनल्स पे हम उनको जानबूझकर अवॉइड करते हैं ताकि मज़ीद इश्तियाल ना फैले, लेकिन अगर आप वो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर जुनूनियत का क्या आलम था। इस पूरे मामले में पुलिस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया है। बाज़ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मामले को हैंडल करने की, डिफ्यूज़ करने की, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम थी कि वो उस पर काबू ना हासिल कर पाए। बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान के सदर बिशप आज़ाद मार्शल ने आज एक ट्वीट की, एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम बिशप, पादरी और आम लोग पाकिस्तान के ज़िला फैसलाबाद में जड़ावाला के वाक़े पर गहरे दुख और गम में मुब्तला हैं। जब मैं ये पैगाम लिख रहा हूँ तो उस वक्त चर्च की इमारत को जलाया जा रहा है, बाइबल की बेहुरमती की गई है और मसीहों को अजियतें दी गई हैं और उन पर कुरान पाक की बेहुरमती का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं ताकि हमें ये यकीन दिलाया जा सके कि हमारे लोगों की जान व माल हमारे मुल्क के लिए कीमती है, जिसने अभी अभी जश्न आज़ादी भी मनाया है। तो ज़ाहिर है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे इसमें और डिटेल मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं। जड़ावाला के गिरजों के निगरान हैं फादर खालिद मुख्तार जी। उनका कहना है कि उन्हें इत्तला मिली कि कल सुबह एक मुस्लिम घर के सामने से कुछ नामजद मुल्ज़िमान ने कुरान की बेहुरमती की, फिर हालात कशीदा होने शुरू हुए। अब तक उनके मुताबिक 6 चर्च जलाए जा चुके हैं और उनका घर जो था पैरिश पास्टर हाउस वो भी जला दिया गया। उससे पहले वो अपनी फैमिली के साथ उस पर महसूर रहे। सैकड़ों लोगों ने 2 घंटे उन्होंने कहा है कि मैं फंसा हुआ था। और उसके बाद फिर यह है कि जब मजमे की तवज्जो किसी और जानिब गई तो वहाँ से फ़रार हो सके। एक मसीही कब्रिस्तान में तोड़ फोड़ की भी इत्तलात है। असिस्टेंट कमिश्नर जो थे वहाँ के वो क्रिश्चियन थे, शौकत मसीह। वो ज़ाहिर है उनकी अपनी पोजीशन बड़ी प्रिकेरियस थी, तो असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में भी मुश्तल हुजूम ने तोड़ फोड़ की। FIR जो है उसमें कहा गया है कि शिकायत कुनंदा यानी जिन्होंने FIR दर्ज कराई है हस्बे जब मौके पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ कुरान के औराक मिले जिन पे सुर्ख पेंसिल से गुस्ताखाना अल्फाज लिखे हुए थे और एक कैलेंडर भी बना हुआ था। ताहम मुल्ज़िमान मौके से फ़रार हो चुके थे। अच्छा, ये जो है जी अच्छा, और भी अगर मैं आपको बताना चलूँ, सैल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, एलाइड फाउंडेशन चर्च, शेरोवाला चर्च, ये सब ईसा नकरी के इलाके में है और इन सबको नजर और जो सामान था सामान भी लूटा गया। हमेशा ऐसा ही होता है।
बाकी जो कॉलोनीज़ हैं, क्रिश्चियन कॉलोनीज़ हैं शहर में, उन सबको एवैक्यूएट कर दिया गया है और पूरा इलाका बंद है। इतलात के मुताबिक जो लाहौर जो मोटरवे का हिस्सा है जो जरावाला से गुजरता है, लाहौर मुल्तान मोटरवे का, उसको भी काफ़ी वक्त तक ब्लॉक रखा गया। तो देखिए, एक रंजो गम की कैफियत है और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस सारे मामले पे इसको काफ़ी करीब से देख रहे हैं सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार सुबुह। पहले भी इन मामलात पे उनकी गहरी नज़र रही है कि हमारे मुल्क में मजहबी अक़लियतों के साथ क्या सलूक होता रहा है। सुबुह ये जो इत्तलात हमारे तक पहुँची हैं वो तो हमने बता दी। आपकी चूँकि ज़्यादा लोकल सतह पे लोगों से बात हुई है, आप इन कांटेक्ट हैं, तो ज़रा बताएंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि ये शुरू कैसे होता है मामला और फिर कैसे ही देखते देखते आप इसे बाहर हो जाता है। बहुत शुक्रिया ज़रार भाई, आपने बहुत ज़रा जो तफसीलात हैं वहाँ की बता दी हैं, लेकिन इशू असल में जिस तरह आपने बयान किया इसी तरीके से हुआ कि अभी तक ये नहीं पता चल सका कि किसके सामने वो जो तहरीर है वो लिखी गई है और किसने ये देखा है कि कुरान के जो औराक हैं वो वहाँ पर जिन पर क्रॉस किया गया था या रेड लाइन से जो लिखा गया था वो उनके सामने हैं। तो इसका अभी तक कोई ऐनी शाहिद या गवाह हमारे सामने नहीं आया। और हमने ये भी देखा कि पूरा एक प्लानिंग के साथ हुआ कि जिस तरह ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई हादसा था, अचानक से सारा हजूम सामने आया। पूरी प्लानिंग की गई थी, इसके पीछे पूरा मास्टरमाइंड है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात को कवर करते हुए मुझे एक अरसा गुजर चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक इश्तियाल पैदा हुआ, कोई अचानक वाला नहीं था, ये पूरा प्लान था। और मेरा अपना ज़ाती ये है कि पुलिस ने जहाँ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया वहाँ पर बड़ी नाकामी का मुजाहरा भी किया। उसकी वजह यह है कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी चली गई थी और ये था कि यहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, और इसमें आप वहाँ जो रहने वाली मसीही कम्युनिटी है उसे थोड़ी सी दाद देनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा दाद देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने उस खतरे को भांप लिया जिस खतरे को हमारी एजेंसीज ने भांपना था, जिस खतरे को हमारी पुलिस ने भांपना था, उन्होंने खुद उस खतरे को भांपा और वो जिस तरह थे उसी वक्त अपने घरों से निकले, अपने घरों ने खाली किए, उनके खाली घरों पर धावा बोला गया, उनके ताले तोड़े गए, उनके घर के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो उनका जो माली नुकसान है वो किया गया। और उनकी दिलजारी इस तरीके से की गई कि चर्च के ऊपर जो सलीब जो उनकी मुक़द्दस अलामत है उसको गिरा दिया गया, चर्च को आग लगाई गई, चर्च के अंदर जो इंजील के नुस्खे हैं उनकी बेहुरमती की गई। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर जो सारी जो फुटेज हमारे सामने आई हैं तो इंतहाई तकलीफ देने वाली हैं। और जो आपने बिल्कुल इंट्रो में जो बात कही शाहजेब साहब ने कि ये शर्मा देने वाला मकाम था, क्योंकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि दुनिया में जब भी कुरान की या पैगम्बर इस्लाम की ज़ात से मुताल्लिक़ कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है तो हमारी दिल आज़ारी होती है और हम उस पर एहतजाज करते हैं। तो बदकिस्मती के साथ आज सरज़मीन पाकिस्तान से वो मनाज़र पूरी दुनिया में गए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने। पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका भी एक एलामिया सामने आया है, बयान सामने आया है, जिसमें जिस तरह आपने कहा वो भी ये कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी। और अब उनका ये कहना है कि इसमें कोई 5-6 हज़ार लोग जो हैं वो टोलियों की शक्ल में बाहर आए और उन्होंने पुलिस को ओवर पावर किया। सवाल ये है कि ये अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी, वहाँ के लोगों को पता था, तो इसकी बज़ाहिर क्या वजह नज़र आती है कि क्यों इंतज़ामात फिर क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं उनको प्रोटेक्शन मिल सकी लोगों को वहाँ पे? अच्छा ये देखें, ये बात जो है ना वज़ीर इत्तलात जो बात कर रहे हैं, ये मेरे जैसा बंदा करे ठीक है, उनका तो काम इंतजामात करना है ना। जब उनको ये पता है कि ये पूरी साजिश है तो साजिश को काउंटर करना किसकी जिम्मेदारी होती है? पुलिस का काम है कोई करे। आपके पास पूरे 48 घंटे थे और आप चाहते तो वहां पर सारी चीज़ों को सेट कर सकते थे, लेकिन आपकी प्रायोरिटी के अंदर ये नहीं है। और आप भी देख रहे हैं कि इस तरह का वाक़या कोई ऐसा वाक़या नहीं कि पहली दफ़ा हो रहा है, इससे पहले बेशुमार 20 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। और आपको पता है कि जब इस किस्म का कोई वाक़या होता है, आप इस खास रीजन के अंदर सिर्फ आप वाक़यात देख रहे हैं तो 18-20 के करीब वाक़यात हैं बिल्कुल इसके करीब इलाकों के अंदर। आपके सामने अब मैं सारी जगहों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन सब इलाकों में इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। लेकिन पुलिस की खुल्लम खुल्ला गफलत है, और क्योंकि पुलिस वहाँ पर बाज़ का तो मुझे पता नहीं ये बात स्क्रीन पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि ये कंट्रोल करते हुए बाज़ का आपके दिल के अंदर भी बड़े मतलब जो विल है ना
उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप उनको कंट्रोल क्यों नहीं पा रहे। और आप वहां पर एक और चीज भी आप देखें कि वो जो पुलिस एहलकार है, ऑफिसर, वो एक आलिम दीन के सामने, मजमे के सामने यरगमाल बना हुआ और उनके सामने ये बात कर रहा है कि हमने उसके ऊपर पर्चा काट दिया है 295B का भी, 295C का भी, और हम उसे गिरफ्तार करेंगे और उसको अदालत में सजा देंगे। लेकिन माहौल सारा जो लोग खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सजा हमने देनी है। यानी आपने इस किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोग कहते हैं नहीं, सजा जो है वो हमारे हाथों से होनी चाहिए। और इतने प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर लेवल पे इतने ज्यादा प्रॉब्लम है कि इन सारी चीजों को जब तक आप अब ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, इसमें उम्मीद का पहलू तो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो सीन सारा मैं देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ की उम्मीद की सूरत दिखाई नहीं दे रही। अच्छा सुबह, ये जो इत्तला है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनका भी फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो उसकी इंतज़ामी वजूहात थी या मजमे का दबाव था, चूँकि वो क्रिश्चियन बताए जाते हैं? अच्छा, ये बिल्कुल वो जो शौकत साहब हैं, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये जो मुल्ज़मान हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिया गया, और इस इल्ज़ाम की कोई हकीकत वहाँ पर कोई होती है ना, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है, कोई तहकीकात की गई है, कोई उनके घर से मिल, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मजमे का प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि शायद इंतज़ामिया ने सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए और इश्तिआल को कम करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। लेकिन ये ना कि इन इक़दाम के नतीजे में क्या होता है, वो तबका जिन्हें आप डाउन करना चाहते हैं उनको मज़ीद अपराइजिंग मिलती है और वो मज़ीद खुश होते हैं और अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं। तो ये भी हुआ। और बिल्कुल ठीक है सुबुक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साजिश जो होती है ना हमेशा सोच समझ की जाती है। जो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ख़त, मैंने उसकी एक तस्वीर देखी है जो लिखा गया था, यकीनन मुस्ताखाना है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसके साथ, जैसे ये ख़त है ना, तो उसके साथ स्टेपल करके बंदे ने अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है कि कोई शक, जिसने तौहीन की, जिसने अलेजिडली तौहीन की है, उसने अपनी तस्वीर भी स्टेपल की हुई है कि कोई शक ना हो कि ये मैंने ही की है। अगर ये आप मान सकते हैं तो फिर बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद की बात की सुबक सैयद साहब ने, उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्यों मैं सिर्फ एक यहाँ पे पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि यार अभी बड़ी हम नया इवेंट्स हुए हैं, हम कहते हैं कि यार ये हमारा 9/11 है, वो हमारा 9/11 है। कितने 9/11 गिनने हैं आपने? यहाँ पर आपको पता है, हमें पता है और ये क्लियर है कि इतला तो कब से थी, ये एक माहौल बन रहा था, आपने कुछ नहीं किया। पिछली वारदातों का भी यही था हमेशा। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, शायद इसको रोकने की एक तरीका ये हो सकता था कि आप राइटर्स के हाथ में ना या कोई फोटोशॉप करके पीटीआई का झंडा बना दो, फिर मैं देखता कि कितना अच्छा एक्शन होता उनके खिलाफ। अच्छा, अब अगेन अभी इशारा किया था सुबक साहब ने कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बिल्कुल पहली दफ़ा नहीं हुआ। पिछले जो 2 वाक़यात जो मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ, उसमें क्या हुआ और उसका अंजाम क्या था, अगर आप जानना चाहते हैं ना, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं ना कि यार इंसाफ होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं आपको बताता हूँ क्यों इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं आज जो जनावाला में जो वाक़या हुआ है, आज से थी ठीक 10 साल पहले, 9 मार्च 2013 की बात है कि हज़ारों का हजूम हमला करते हैं लाहौर के जोसेफ कॉलोनी पे। ज़ाहिर है कि नाम से ही आपको पता लग जाएगा बादामी बाग जी, ये एक ईसाई, एक क्रिश्चियन कॉलोनी थी। वहाँ पर तकरीबन 150 घरों को जलाया गया, लूट मार की गई, लोगों की जान नहीं गई, अल्लाह का शुक्र है। और वहाँ पर 3 गिरजे, कई दुकानें और कई गाड़ियाँ वगैरह भी नज़र आतिश की गई। और ज़ाहिर है वही इल्ज़ाम था कि किसी ईसाई ने बेहुरमती की है, ब्लास्फेमी की है। वो एक अलग बात है कि कभी किसी ने, जैसे अभी सुबक भाई बता रहे थे कि कोई आईनी शाहिद नहीं था, कोई सच एविडेंस नहीं था, बस एक हजूम था। और बड़ा एक क्या कहते हैं, बड़ी खुशी से वो गए। अगर आप इनकी बड़ी मशहूर तस्वीर थी एक उनकी, जिसको देखकर मुझे याद आता है जब प्रियंका कुमारा को कत्ल किया गया था तो लोग सेल्फियाँ ले रही थी जब उसकी लाश जल रही थी सियालकोट में, जो श्रीलंकन को। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा वाक़या था और वहाँ पर भी हमने देखा कि तकरीबन 3-4 हज़ार लोग थे हजूम में, और पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस साइड पर खड़ी रही। अच्छा, जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, और उन दिनों में चीफ जस्टिस थे
इफ्तिखार चौधरी साहब, ठीक है। तो पंजाब हुकूमत के जो वकील थे उनसे पूछा गया, इनफैक्ट आई थिंक जस्टिस अजमत सईद शेख और इफ्तिखार चौधरी दोनों ने उससे पूछा कि जी ये आपकी पुलिस क्या कर रही थी सर, मतलब आपको पता है ये हो रहा है, आपके पास रिपोर्ट्स भी हैं, कहाँ थे वो? तो वकील साहब ने कहा कि जी ये बड़े रिलीजियसली चार्ज मॉब था, और अगर पुलिस ने इनके खिलाफ कुछ किया होता और अगर खुदा ना खास्ता उनमें से कोई मारा गया होता मॉब में से, तो फिर तो ये आग और भी फैल जाती। तो इसलिए ना पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती, पूरे मुल्क भर में फैल जाती। तो जस्टिस अजमत सईद ने पूछा कि सर इससे पहले गोजरा में भी तो आपने यही कहा था और यही किया था, क्या उससे आग बुझ गई? और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपका मतलब है कि जब भी कोई चार्ज मॉब हो तो फिर पुलिस अपना काम छोड़ दे? अगर कल ये मॉब यहाँ हमारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला करे तो आप हमें क्या कहेंगे कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपना ख्याल खुद रखें? अच्छा, घूम फिर कर हुआ क्या, एंटी टेररिज्म कोर्ट में गए सारे केसेस और पूरी वीडियो थी, पूरी तस्वीरें थी। वो जो तस्वीर चलती है, अगर शायद हमने स्क्रीन पर दिखाई है, मुझे नहीं पता, लोग यूं कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। तो शनाख्त तो करना बड़ा आसान था। 115 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए और पूरे 115 बाइज्जत बरी हो गए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उन पे पर्चे किए थे उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इतना केस चलता है, इतना प्रेशर आता है, तो घूम फिर कर अंजाम यही होता है। उससे तकरीबन 4 साल पहले गोजरा राइट्स में तकरीबन 1000 अक्यूज थे। 8 ईसाइयों के को जिंदा जलाया गया, 60 से ज़ायद घरों को भी जलाया गया। इसमें मुझे अल्मास हमीद मसीह का केस याद आता है। वो उन दिनों से मुझे याद है कि वो क्रिश्चियन कॉलोनी के रिहायशी थे और उनके वालिद साहब, उनकी अहलिया, उनकी बीवी और उनकी सिस्टर इन लॉ और 2 छोटे बच्चे जिंदा जल के मर गए। अल्मास मसीह उस वक्त अपने घर की छत पे था और वो फायरिंग करके मॉब को रोकने की कोशिश करता है। जाहिर है वो कामयाब नहीं हुआ। एक तो केस दर्ज किया पुलिस ने जिसमें 70 लोगों को नामजद किया, सिवाय 2 सबको प्री अरेस्ट बेल मिल गई। जिन 2 को नहीं मिली उनको लाख लाख रुपए की जमानत में, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। फिर दूसरा जो केस रजिस्टर किया गया था 2009 में अगस्त में, कई माह बाद एक्चुअली आई थिंक, वो था अल्मास मसीह का, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। उनके भी सारे जो अक्यूज थे उन सबको जमानत पे रिहा कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद और ये दर्जनों हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, दर्जनों जो वहाँ पे जो सहाफ़ी जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन सब का कहना है कि इतना प्रेशर सारे गवाहों पे आया, सारे विटनेसेस पर और सारे जिन लोगों ने पर्चे काटे हैं, कि तमाम कंप्लेनेंट्स ने कहा कि नहीं, हमने गलती से शाहजेब का नाम ले लिया था, हालांकि शाहजेब वहाँ था और शाहजेब घरों को जला रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था, लूट मार कर रहा था, लेकिन शाहजेब बेगुनाह है, वो तो वहाँ था ही नहीं। 1000 लोग थे, 1000 लोग अक्यूज थे, सब के सब बरी, नो वन वॉज एवर कन्विक्टेड। अभी यहाँ पर एक बार फिर बात आती है, तो मुझे जब भी ये केसेस आते हैं ना, मुझे रिमशा मसीह का केस याद आता है। रिमशा मसीह का केस आपको याद होगा, मेरा ख्याल है कि शायद 2012 की बात है, अगस्त 2012 की। एक माइनर क्रिश्चियन लड़की थी एंड मेंटली चैलेंज्ड भी थी, और वो एक कोई थैला ले जाके जा रही थी और किसी ने उससे थैला, कहना है उसके थैला लिया, उस थैले को देखा तो उसने कहा कि इसके अंदर तो कुरान की सफ़े हैं। बाद में क्या पता लगा, अच्छा वहाँ पर भी फिर राइटिंग हुई, 300-400 जो वहाँ पर जो क्रिश्चियन घराने थे उनको फरार होना पड़ा, और उन्होंने 1 या 2 शायद रातें इस्लामाबाद की जंगलात में गुजारी। ठीक है, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, ऐसी भाग रहे हैं। आखिरकार क्या पता लगा कि हाफिज मोहम्मद खालिद चिश्ती, जिसने रिमशा मसीह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, उसने बाद में एतराफ़ किया कि जी ये बैग मेरे सामने आया था और मैंने खुद कुरान के सफ़ों को जलाकर इसमें शामिल किया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था कि इन ईसाइयों को इस बस्ती से निकाले कैसे। उन पर मुकदमा चला लेकिन कभी कोई सज़ा नहीं मिली। तो ये है जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी, जो बाद में रिटायर कर दिया गया या जो भी कर दिया गया, उन्होंने बड़ा एम्फेसिस किया था इस पे कि झूठा जो इल्ज़ाम है उसकी भी सज़ा वही होनी चाहिए जो ब्लास्फेमी की होती है जी। अच्छा, इस पे ये भी हुआ कि हाँ जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद वो कहीं पुरस्कार तरीके मैं आपको बता देता हूँ, मैं इनफैक्ट आपको मज़ीद इसमें डिटेल दे देता हूँ। ये आपके कानून का हिस्सा है
देयर इज़ अ लॉ। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल फॉल्सली अक्यूज करूं और उससे आपको सजाए मौत होती है, तो अब मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं याद, लेकिन मेरे पे भी सजा आती है। आसिया बीबी के केस में चीफ जस्टिस उस वक्त के कौन थे, खोसा साहब थे, जो भी मुझे याद नहीं, काफी अर्सा हो गया, मुझे याद नहीं है, बड़े चीफ आए, खोसा साहब थे, खोसा साहब ने फैसला लिखा, तो जी फैसला लिखा था जो बहुत अच्छा फैसला था। हाँ, वो एक अलग बात है कि 10-12 साल गुजर गए थे उस वक्त तक, कोई बात नहीं। उस फैसले में लिखा गया था कि असूलन तो जिन लोगों ने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है, असूलन उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद है, ड्यू टू द सेंसिटिविटी ऑफ द केस। अच्छा, ये नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो फिर तो बात ही नहीं, तो मतलब कि देखो, अब आप मतलब जैसे अभी पुलिस की बात की, बिल्कुल एक वीडियो है जिसमें एक पुलिस वाला, उनको अभी सुबुक साहब भी उसका जिक्र कर रहे थे, उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे एक्सप्लेन आप करेंगे कि यार दिनों से आपको पता है ये होने वाला है और आपने कुछ नहीं किया। अगेन आई मीन, अब आप ये भी नहीं सिर्फ कह सकते कि यार जो आपकी जो पुलिस फोर्स है उसको तो आप पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं, सही है यार, आज आप यूज कर रहे हैं, 2013 में क्या था, 2009 में क्या था। देखिए, मेरा ये सवाल है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, कोर कमांडर पे हमला था, तो हमने कहा कि ये रियासत पे हमला हुआ है, इसकी कोई ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है। लेकिन ये जो जैसे आज का जो वाकया हुआ, क्या हुआ उसमें, दंगा फसाद, जलाओ घेराव, जुनूनियत है उसमें, इसको कभी भी हम ऐसे नहीं देखेंगे, नहीं, और इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। जो रियासत ये हम टॉलरेट कर सकते हैं। हमारी जो रियासत है, हमारी रियासत का जो मेन मकसद है वो कमजोरों को दिफा करना नहीं है, वो ताकतवरों की दिफा करना है, ठीक है। अब ये हम कहते हैं ना रियासत मैल फंक्शन कर रही है, रियासत मैल फंक्शन नहीं कर रही, रियासत ऐसे ही रियासत है ही ये ही। अच्छा, कभी कभी मुझे एहसास होता है, अभी 14 अगस्त चूँकि गुजरा है, ये एहसास होता है कि फिजिकल पार्टीशन तो हो गई, लेकिन ज़हनी एतबार से मुझे मुजफ्फरगढ़, हरियाणा, गुजरात, लाहौर, गुजरात, जड़ावाला जो हैं वो बरादर नज़र आता है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फर्क। एक वक्फा ले लीजिए। इस मुल्क में किस बात का रोना रोएं, तनख्वाहें और आमदनी बढ़ नहीं रही, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। गैस हो, बिजली हो, पेट्रोल हो, मुसलसल बढ़ रहा है, और अभी तक जो हमें सुनने में आ रहा है शायद आगे और बढ़ेगा। कल आपने देखा कि पेट्रोल फ़ी लीटर जो है वो उसकी कीमत बढ़ाकर 290 रुपये और 45 पैसे हो गई। अगर पिछले 8 माह का अगर हम ग्राफ देखें इस साल जनवरी से, तो समझें कि पेट्रोल की कीमत में 76 रुपये का इजाफ़ा हो चुका है, और इसका बराह रास्त असर महंगाई पे पड़ता है। आज रिपोर्ट आई कि किराए जो हैं बसों के वो बढ़ गए हैं, ट्रेन के किराए जो हैं वो बढ़ गए हैं। ये जो माशी बेयकीनी है, इसका असर हमें डॉलर पर भी नज़र आ रहा है। आज ओपन मार्केट में जो रिपोर्ट्स आ रही थी, डॉलर जो है वो बिल्कुल शॉर्टेज है उसकी, और वो 305 तक गया है जी। कितने ओपन मार्केट में? कितने? 305 रुपए। 305 में अगर आपको मिले भी सही ना। हाँ। अच्छा, और वैसे ऑफिशियल थी 295। हाँ, मुझे 310 3-4 रेटें चल रही हैं इस वक्त। हाँ, 3-4 रेट चल रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो सूरत हाल है, निगरान हुकूमत को आए हुए अभी मुश्किल से 3 दिन हुए हैं, और इन 3 दिनों में हमने देखा है कि ज़ाहिर है कि अभी चीखें निकल रही हैं आवाम की। तो ये हम जानते हैं कि IMF के हम एक प्रोग्राम में हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट ये दे नहीं सकती है, और तेल की जो कीमतें हैं उनका ताल्लुक़ फिर आलमी मंडी से और वहाँ की कीमतों से भी है। तो हमारे साथ माशी माहिर हैं, तैयार हैं, अक़दस अफजल साहब, वो इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। अक़दस, आपको क्या सुनबुन आ रही है कि ये जो निगरान गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक टीम अभी तक इन प्लेस आई नहीं है, क्या चैलेंजेस हैं इनके सामने? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले दिनों में एकदम से पेट्रोल की जो फ्यूल की प्राइस है वो ऊपर जाना शुरू हो गई है। इसके सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आलमी मंडी में अगर आप देखें, इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं उनके अंदर डेफिनेटली एक उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से गवर्नमेंट को पास ऑन करना पड़ेगा टू द कंज्यूमर्स। और इसीलिए आपने देखा कि पहली तारीख को 20 रुपये और कल 18 रुपये जो पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़ा दी गई। और इससे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे इन्फ्लेशन में, जिसमें नजर आ रहा था कि शायद किसी किस्म की रिप्रीव लोगों को मिल जाए, उसमें मजीद इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो
आपने ये भी बिल्कुल सही फरमाया कि अभी तक जो वजीर ख़जाना हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं की गई और लोग उसके बारे में शायद उसकी वजह से भी अनसर्टनिटी बढ़ रही है, जिसका एक शाखसाना आपने पहले मार्केट PSX में आपको नजर आया, फिर आपको एक्सचेंज रेट की गिरती हुई वैल्यू के अंदर नजर आया। तो आई थिंक डिफरेंट नाम लिए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जिसको भी फाइनेंस लगाना चाहिए जो भी लगाना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब मिसाल के तौर पे वकार मसूद आते हैं या डॉक्टर शमशाद अख्तर आती हैं, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? देखिए, जहाँ तक IMF के प्रोग्राम का ताल्लुक है उसमें डिफरेंस ये पैदा होगा कि पाकिस्तान की जो जिस तरह से हम प्रोग्राम में चल रहे हैं, हम किस तरह से चलते हैं उस प्रोग्राम में, यानी कि जो हमने वादे किए हैं IMF के साथ इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी फिस्कल, जो हमारा सरप्लस हमको जनरेट करके देना है, या हमें जो प्राइवेटाइजेशन की हमने उनके साथ बात की है, या हमने जो सर्कुलर डेट कम करने की बात की है, उस पर हमारी प्रोग्रेस कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे शाहजेब जो लार्जर क्वेश्चन है ना, वो ये है कि हमारे जो आम आदमी हैं उनकी जिंदगियों में वजीर खजाना लगने का क्या फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है कि हमें ये सवाल पूछ रहा होना चाहिए कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फेडरल मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि इस इन्फ्लेशन के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के कमजोर तरीन तबके पे एक जिंदगियों में जो एक भूचाल आया हुआ है, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उस प्रोग्राम को आगे लेकर के कैसे चला जाएगा, गिवन कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके पास बहुत ही लिमिटेड वसाइल है। जी एक बात मुझे बताएं अख्तर साहब, एक भूत है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, उसका नाम है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मैं तो कान पक गए हैं सुन बचपन से सुन जब इस लफ्ज़ का माने भी नहीं पता था उस वक्त से सुन रहे हैं। हमारा जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, अभी ठीक ठाक ताकतवर केयर टेकर गवर्नमेंट है, और अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत जो मुश्किल काम है जो शायद किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या नीम पॉलिटिकल गवर्नमेंट से नहीं हो सके, वो शायद केयर टेकर कर लेंगे। इसकी कुछ उम्मीद हम रखें? अब तो उम्मीद थोड़ी सी रह गई है, वो भी रखें अब अपने पास कि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, या ये जो गर्म आलू है ये फिर अगली हुकूमत तक जाएगा और वो कहेंगे कि नहीं जी आगे ही भेजते रहेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखें, डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज इस किस्म का स्टैंड नहीं लेना चाहते कि वो प्राइवेटाइजेशन करें, क्योंकि समटाइम्स उनके अपने लोग जी उस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या फिर बहुत से लोगों का रोजगार चला जाता है, तो उसमें फिर ये सूरत नजर आती है कि एक इंटरम या केयर टेकर सेटअप को इस काम के लिए यूज किया जाए, जो कि एक तरीका तो हो सकता है वो काम करने का, बट इट्स नॉट टेरिबली डेमोक्रेटिक। आई थिंक ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट है इस किस्म के ह्यूज स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर के आने का, जैसे प्राइवेटाइजेशन, किन लोगों को टैक्स करना है, किन सेक्टर्स को टैक्स करना है, ये बहरहाल एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का मैंडेट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी ओवरऑल, ये काम अब केयर टेकर्स के पास आ गया। और मुझे ये ऐसा लगता है कि जिस किस्म का वक्त जाया किया जा रहा है इस वक्त, ये बड़ा क्रूशल टाइम है, ये वक्त जाया किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली गवर्नमेंट जब भी इलेक्शंस होते हैं वो इसी चीज को लेकर के बैठी हो कि अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे करने हैं। आपने निजकारी की बात की, तो PIA की निजकारी होते हुए देख रहे हैं आप क्या? जी, मैं इस केयर टेकर सेटअप के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्लान, बड़ा सीरियस प्लान अफुट है टू प्राइवेटाइज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, मुझे ऐसा लग रहा है। जी ठीक है। वैसे ये एक और जुमला है जो हमेशा बोलते हैं कि यार ये क्रिटिकल टाइम, हाँ 2 सालों से क्रिटिकल टाइम तो डेफिनेटली चल रहा है। नहीं, लेकिन ये बात सही है, हमने टाइम तो बहुत ज़ाया किया है ना, टू द एक्सटेंट कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये भी 1000 बार सुना अक़दस साहब, इन्होंने बड़े शौक़ से इक़्तिसादी फ़ैसलों के इख्तियारात भी पिछली पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिए थे, तो अब आपके ख़्याल में मौजूदा जो हुकूमत है वो जो अहम फ़ैसले हैं वो लेगी, या शौक़ बहुत था कि जी इख्तियार भी हमारे पास होना चाहिए? कितना रिस्क ले सकती है, इसलिए कि इन्हें तो वोट का भी ख़तरा नहीं है, इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है? देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक जमहूरियत के अंदर, क्या हमारी जमहूरियत इतनी कमज़ोर है कि हमें बहरहाल केयर टेकर और इंटर्म सेटअप्स के ऊपर जाना पड़ेगा इस किस्म के अहम फैसले लेने? क्योंकि माशी पॉलिसी बनाना
एक जमहूरियत में एक पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत ही अहम प्रोग्राम का हिस्सा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमारी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, वो अवाम को कॉन्फिडेंस में लें और उनको बताएं कि उनका जो माशी मंशूर है उसमें क्या चीजें शामिल हैं, उनकी टीम में कौन से मेंबर्स हैं, और वो कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक स्टेबल फाउंडेशन के ऊपर लेकर के आएंगी। किस जानवर का नाम है? आखिरी दफा मैंने जो मंशूर की शक्ल देखी थी वो 1977 में देखी थी। उसके बाद जो भी इलेक्शन हुआ है, साडा बंदा जीतेगा इस नारे पे हुआ है। मंशूर कौन पढ़ता है? या मंशूर बनाने का भी अब रिवाज खत्म हो गया है। जी, मैं इसीलिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ केयर टेकर या इंटरम सेटअप के पास ये काम आया है, लेकिन ये जो फैसले इनसे देखा जा रहा है इनकी तरफ कि वो ये फैसले करेंगे, ये बहरहाल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, क्योंकि माशी पॉलिसी बनाना एक बहुत ही बड़ा काम है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करना है। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट माशी पॉलिसी नहीं बना सकती। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक चीज़ जिस पे इत्तेफाक है, और ये पिछली गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया, SIFC, ठीक है, और उन्होंने कहा कि जी ये आइडिया जो है ये आर्मी चीफ ने दिया था, ठीक है ना, मतलब उसमें डिसएग्रीमेंट नहीं है, वो करना ही करना है, ठीक है ना। तो ज़रा इसके हवाले से बताएं कि पहले हम 10 साल तक तो हम कहते रहे कि CPEC जो है वो कॉर्नरस्टोन है हमारी तरक्की का। ये जो नया ये जो इनिशिएटिव है, इसको आप कैसे देख रहे हैं एग्जीक्यूट होते हुए? इसमें ये मिलिट्री विल बी इन द ड्राइविंग सीट? देखें, जो हमने एग्जांपल देखा है इन द शेप ऑफ NCOC, जब कोविड आया तो हमने देखा कि सिविलियन और मिलिट्री इदारे जो हैं उन्होंने मिलकर कोविड-19 का मुकाबला करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि ये एक सिमिलर एक एक्सपेरिमेंट तो मैं इसको नहीं कहूँगा, एक इनिशिएटिव है। यस, थैंक यू। एक इनिशिएटिव है जिसमें सिविलियन और मिलिट्री इदारे बैठ करके कोशिश करने लगे हैं कि शायद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पहिया है उसको आगे कैसे चलाया जा सके। तो आई थिंक जहाँ और इसमें ये भी हो सकता है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी हो सकता है कि हमारे जो ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी है, शायद उन्होंने ये तकाजा किया हो कि सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सुपरवाइजरी रोल के अंदर बैठें, क्योंकि उनका भी शायद कॉन्फिडेंस हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। कॉन्फिडेंस तो आजकल किसी को किसी चीज में भी नहीं, बस एक ही इदारा नहीं, वही देखें। नहीं, बिल्कुल, मैं बाहर के लोग हों या मैं हमेशा बाप डाके का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ। और एक वक्फा ले लेते हैं। अरसलान नसीम की क्या कहानी है? काफ़ी दिनों से, बल्कि हफ्तों से ये खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। फैक्ट्स जो हमें पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस साल जून में अरसलान नसीम, जिनकी उम्र 13 या 14 साल बताई जा रही है, उनको लाहौर पुलिस बड़ी एफिशिएंसी के मुजाहरे करते हुए गिरफ्तार करती है, अलेजिडली अस्करी टावर अटैक केस में, मतलब 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी आड़ में। अच्छा, मुकदमा चलता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, रिमांड दी जाती है पुलिस को, और बिल आखिर ये केस पहुंच जाता है कहाँ? एंटी टेररिज्म कोर्ट में। अच्छा, एंटी टेररिज्म कोर्ट में जब ये पहुंचते हैं तो यहाँ पर कहानी में दाखिल होते हैं लाहौर बार एसोसिएशन के सदर राना इंतज़ार साहब, जो प्रो बोनो इसका केस लड़ते, और वहाँ से फिर अरसलान को ज़मानत भी मिल जाती है, वो वहाँ से रिहा हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इतलात के मुताबिक पुलिस इनके घर पर रेड्स भी करती रही है, कई बार रेड्स की है जहाँ तक हमें पता है। और इस दौरान अरसलान के वालिद साहब की तबीयत शायद इतनी सही नहीं थी, उनको दिल का दौरा होता है और वो फौत हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने कई वीडियो शायद देखे हो सोशल मीडिया में जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अरसलान के वालिद साहब को जिस्म को तशद्दुद का निशाना बनाया गया पुलिस के हाथों। इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि उनको दिल का दौरा हुआ है और वो फौत हो गए। अच्छा, अब आप शायद सोच रहे हो कि एक 13 साल के बच्चे को एंटी टेररिज्म कोर्ट के केस में कैसे पकड़ा गया, क्या वाकई उसने कुछ ऐसा किया था 9 मई के रोज़ को या नहीं? तो ये कहानी बताने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट इंतज़ार राना साहब, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे पता है कि आपने वीडियो भी रिलीज़ की है सोशल मीडिया पे, आप कई मीडिया चैनल्स पर इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी हमें और हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा समझा दें कि ये अरसलान नसीम की कहानी शुरू कहाँ से हुई, इसको क्यों गिरफ्तार किया गया? 21 जून की बात है कि इसकी बहनें ये जो है उनको तंग वगैरह करता था, तो उन्होंने किसी रेफरेंस से थाना गालिब मार्केट पुलिस से बात की। उन्होंने कहा कि आप इसे थाने ले आए, हम थोड़ा डरा धमका देते हैं ताकि ये इस तरह उसकी इस्लाह के लिए वो उसे थाना गालिब मार्केट लेंगे। तो बजाय कि पुलिस उसको उसकी इस्लाह करती, उन्होंने पकड़ के इसे इस केस में डाल दिया। 9 मई के केस में अहमद सत्तार कोई TASI था, उसने इस केस में डाल दिया। उसके बाद ये है कि ये केस उन्होंने 6-7 दिन इसको बगैर किसी केस में डाले, 6-7 दिन पहले थाने के अंदर रखा, फिर इस केस में डाला। उसके बाद फिर ये जो आज जिस तरह आपने बताया शनाख्त परेड हुई, फिर दीगर मामला चले। उसके बाद 1 महीना 20 दिन ये जेल में रहता है। उसके बाद इसकी बेल हो जाती है 9 अगस्त को इसी साल। तो 9 अगस्त की रात पुलिस, ये जो सबसे बड़ा इशू है कि उसके घर रेड करती है और उसके माँ बाप उसके पाँव भी पड़ते हैं पुलिस वालों के कि अब वो हमारे बेटे की बेल हो चुकी है, इसे आप मजीद तंग ना करें। मगर पुलिस जो है वो इसके बावजूद बाज नहीं आती। फिर 10 और 11 की रात 2 दफ़ा पुलिस इनके घर रेड करती है, रात 2 बजे, फिर रात 4 बजे 4-5 पुलिस व्हीकल्स लेके जिस तरह किसी टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हैं। हालांकि इनके किसी भी पार्टी के साथ कहीं दूर तक किसी भी तरह जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है पुलिस की, कहीं भी उससे कोई तल्लक नहीं है और ना कोई प्रूफ अवेलेबल है, ना किसी जियो फेंसिंग लिस्ट के अंदर ये है, ना किसी और कोई किसी वीडियो में ये रिक्वायर्ड है। सिर्फ पुलिस ने अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए, अपना नंबर पूरा करने के लिए इसको जो अरेस्ट करके एक 14-15 साल। अच्छा राना साहब, जब इसकी बेल हो गई तो उसके बाद 3-4 बकौल आपके जो छापे लगाए गए इसके घर पे, उसका मतलब क्या है? उसके पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे ये जी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि बेल होने के बाद ATC कोर्ट के बाद ये किया गया। और अगले दिन सुने जो सबसे बड़ी बात है, इसके फादर क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे, उनकी वो इसमें फिजिकल पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया मगर मेंटल टॉर्चर तो हुआ ना जी, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आए और फैमिली भी यही कह रही है कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से उनकी डेथ हो गई। और अगले दिन उनको जनाजे में भी शिरकत नहीं करने दी गई, जो सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने किया कि बेटा अपने बाप के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर रहा, उस वक्त भी उसको कहते रहे कि हमने अरेस्ट करना है। तो ये सारा मामला हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं। जब तक ये खबर सोशल मीडिया में ब्रेक नहीं हुई तो उस वक्त तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की, तमाम हाई अप्स जो हैं उनसे भी इस पूरे 1.5 महीने के दौरान मैंने उनको बार बार बताया कि ये एक जुल्म हो रहा है एक बच्चे के साथ, मगर किसी ने कान नहीं धरे। आंटी लोरान की सोशल मीडिया और मीडिया इसके अंदर एंटर होता है तो उसके बाद पुलिस जो है प्रोएक्टिव हो जाती है। अब पुलिस भी उनके साथ राब्ते में है और कोशिश कर रही है कि उनकी ग्रीवेंस जो है वो दूर कर दी जाए और जो जिन्होंने ये एक्ट किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा राना साहब, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ये अपनी बहनों को तंग करता था, वो डायरेक्ट चली गई थाने, मतलब जी बिल्कुल थाने। ये उनको, हाँ जी सर, उनका ख्याल, मेरा ख्याल है यही था कि यूरोप के मुल्क में हम रह रहे हैं, ये नहीं, उन्हें थोड़ा, ये तो हैरानगी की बात है, उनको शायद आइडिया नहीं था कि ये पाकिस्तान है। उनका यही था कि उसको उनको कहेंगे कि थोड़ा बहुत इनको थ्रेट करें, उसके बाद इसकी इस्लाह हो जाए, मगर उन्होंने पकड़ के इसको अंदर डाल दिया। और वो क्योंकि आपको उनको पता है कि यार कोटा है, हमने दिखाना है कि यार इतने लोगों को हमने देखा, कितनी हमने सख्त कार्रवाई की है। तो राना साहब, ये इस तरह के कई केसेस की बाज़गश्त है जिसमें बहुत सारे बेगुनाह मासूम लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये 9 मई को बहाना बना के उसमें पुलिस की जो है वो अपना ज़्यादा इंटरेस्ट है कहीं कहीं पे। आपको ऐसे और कितने केसेस का पता है? पुलिस ने इस मामले के अंदर जितनी खुली छुट्टी के साथ तबाही मचाई है लाहौर के अंदर, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पूरे पूरे घर जाके लोगों के तबाह कर दिए हैं, लोगों के बिजनेस तबाह कर दिए हैं। देखिए, जो लोग मुलव्वस हैं, हम पाकिस्तानी हम बिल्कुल नहीं उनको डिफेंड करते, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये जुर्म किया है। मगर अब इस चीज़ के नाम पे पुलिस ने जितनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं और जिस तरह ये खुलेआम लोगों को अपनी एक, बेशक 1-2 टारगेट्स वो अचीव करते थे, उसके साथ 5-6 टारगेट अपनी पर्सनल जो है बेनिफिट्स के लिए भी उनको यूज़ करते थे और कुछ नहीं। आजकल तो उनको ये एक सिलसिला मिल जाता है किसी भी केस के अंदर जी
हमें ऊपर से ऑर्डर है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें बिल्कुल ऐसे जंगल का राज बना रहा है जो पूरा लाहौर। अच्छा, इसमें जो लोग पीटीआई के हैं फॉर एग्जांपल, उनका तो चले पीटीआई उनके लिए आवाज़ उठाती होगी, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, तो उनका तो फिर कोई भी वाली वारिस नहीं है ना। और शायद इस लड़के के बारे में पहले ये था कि उसका ताल्लुक पीटीआई से है, बाद में पता चला कि शायद नहीं है। नहीं, वो एक मरले के घर में बेचारे रहते हैं, बाप इसका एक चौकीदार था किसी में, उन्होंने पॉलिटिक्स करके क्या करना है। एक मरले के घर में 8-9 लोग रह रहे हैं, तो उनका पॉलिटिक्स से, उनको तो अपने ब्रेड एंड बटर से ही जो है वो इशू से, उसी चीज से बाहर निकलते, उन्होंने आगे चल के क्या करना है इस मामले में। इनका किसी भी पॉलिटिक्स या किसी सोशल मीडिया एक्टिविटी या कोई और, बल्कि जहाँ पे ये वाकया हुआ है उसके करीब इनकी रहायश है, और ये अपनी वहीं से एकेडमी जाता था, एकेडमी से वापस आ जाता था पढ़ने के लिए। इसका ये टोटली राना साहब, अब आपकी जाहिर है आपके कोई राब्ते होंगे, हमारे रिपोर्टर भी राब्ते में हैं, इस वक्त उनके घर का क्या हाल है? घर वो जी छोड़ के वो चले गए हुए हैं, उनके जो फैमिली है। हालांकि मैंने भी उन्हें बड़ा इसमें रिक्वेस्ट किया, मगर वो कह रहे हैं कि हमारा बाप भी चला गया और सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके ज़हन में नहीं है। वो कहीं भी अननोन प्लेस पे रह रहे हैं। राब्ते में मेरे साथ ज़रूर हैं वो सारी फैमिली जो है, मगर ये है कि वो अपनी लोकेशन या वो चीज़ें नहीं बता रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, एंड अगेन थैंक यू कि इतने हमारे शो में आए, और दूसरा कि आपने ये केस उठाया है। अच्छा, अब अगेन आपकी जो बात थी ना, उनकी भी जो बात और आपकी जो बात, ये केस सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने 1000 लोगों ने मैसेज भेजा है कि जी ये देखें, ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। मुझे इसीलिए हम इसको आज कवर कर रहे हैं, इसीलिए मीडिया इसको पता नहीं क्यों लग रहा है कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी सोशल मीडिया नहीं देखते। नहीं, ये फुर्सत ही नहीं है ना, इतने मसरूफ। देखिए, जिस काम पे उन्होंने लगा दिया ना पुलिस को पंजाब में, उनको परवाह नहीं है। ये जिस तरह इन्होंने भी इंडोर्स किया, ये शिकायतें बहुत ज्यादा हैं जी, बहुत सारे बेगुनाह। अच्छा, पहले तो दर्जन कभी भी कोई पुलिस पकड़ दकड़ करती है किसी मुजरिम के पीछे, तो वो इस तरह की हरकतें करती है। इस दफ़ा जो सुनने में आ रहा है ना कि जब वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, वो डिटर्मिनेटली टीवियाँ तोड़े हैं, फ्रिज तोड़े हैं, मतलब जो कोर कमांडर साहब के घर में हुआ है, अब वो सारे पाकिस्तानियों को भुगतना है कि ये कैसे हुआ। उन लोगों को भी भुगतना है जिसका ऐसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, दूर से कोई ताल्लुक, मतलब इतनी वैसे ही पुलिस हमारे यहाँ उसको इतनी इम्प्यूनिटी होती है। अब तो ये पंजाब पुलिस के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही है, उनको एक केस सॉल्व नहीं होता, लेकिन देखिए थोड़ी सी दिहाड़ी भी लग जाती है। केस सॉल्व नहीं होता, लेकिन एक्स्ट्रा एफिशिएंसियों में जवाब नहीं है जी पुलिस का, एक्सेप्ट जड़ावाला में। अच्छा खैर, इसका फॉलो अप तो कल देखेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।